वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एटर्नल्स मूवी की। कहानी की शुरुआत होती है 5000 BC से, जहां पर सेलेस्टियल को दिखाया जाता है जिसने सूरज को बनाया और पूरी आबादी को बनाया। लेकिन जब अर्थ पर इंसान पैदा हुए तब यहाँ पर कुछ खतरनाक क्रिएचर्स भी आ गए जिन्हें डेविएंट्स कहा जाता है। इसलिए सेलेस्टियल ने इंसानों को बचाने के लिए अपने 10 सुपर हीरोज यानी कि एटर्नल्स को एक स्टार स्पेस से अर्थ पर भेज दिया। इन सब ने मिलकर एक एक डेविएंट्स का खात्मा कर दिया और इसके बाद ये इंसानों के साथ ही अर्थ पर रहने लगे। लेकिन इन सब की सोचें आपस में नहीं मिलती थी। फिर इन सब ने फैसला कर लिया कि ये अलग अलग रहेंगे और अपना अलग रास्ता इख्तियार करेंगे। इस तरह से ये सुपर हीरोज जिन्हें एटर्नल्स कहा जाता है ये एक दूसरे से अलग हो गए। अब प्रेजेंट टाइम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर इन सब सुपर हीरोज में से एक लेडी जिसका नाम सर्सी है लंदन के एक म्यूजियम में पढ़ाती है और यहाँ पर एक पढ़ाने वाले प्रोफेसर को वो पसंद भी करती है। ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। एक दिन सर्सी म्यूजियम में पढ़ा रही होती है, तभी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है और यहाँ पर लगी हुई दीवार में एक मूर्ति उसके एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने लगती है। तभी सर्सी उसे हाथ लगाती है और उसे रेत में बदल देती है। दरअसल उसके अंदर ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो किसी भी चीज को रेत में बदल सकती है। जबकि दूसरी तरफ एक और इटर्नल को दिखाया गया है जो कि अर्थ पर दूसरों का रूप बदल कर रहता है। दरअसल वो किसी भी रूप में रह सकता है। हालांकि इन्हें अर्थ पर 7000 साल हो चुके हैं लेकिन इनकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी। इस इटर्नल का नाम स्प्राइट होता है जो सर्सी के साथ ही रहता है। एक दिन सर्सी का बॉयफ्रेंड जो उसके साथ म्यूजियम में काम करता है उसका बर्थडे होता है और जब ये लोग बर्थडे से वापस आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक डेविएंट आता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। स्प्राइट, सर्सी और उसका बॉयफ्रेंड इसका सामना करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डेविएंट बहुत पावरफुल होता है। हालांकि सर्सी अपने पावर्स की मदद से उसके पैरों को जाम कर देती है लेकिन वो अपने आप को आजाद करवा लेता है और स्प्राइट पर हमला कर देता है। और इससे पहले कि वो स्प्राइट को नुकसान पहुंचाता यहाँ पर एक और इटर्नल आ जाता है जिसका नाम होता है इक्रिस। इक्रिस जो कि बहुत पावरफुल है वो अपनी पावर से उस डेविएंट को जख्मी कर देता है। लेकिन ये तीनों के तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो डेविएंट अपने आप को ठीक कर सकता है यानी कि हील कर सकता है। और आज से पहले किसी भी डेविएंट के अंदर ऐसी पावर्स नहीं थी और अब डेविएंट यहाँ से भाग जाता है। इक्रिस दरअसल वो इटर्नल है जिसने आज से 5000 साल पहले सर्सी से शादी की थी लेकिन किसी वजह से वो सर्सी को अकेला छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद सर्सी अकेली हो गई थी इसलिए वो अपने साथ काम करने वाले प्रोफेसर को डेट कर रही होती है। यहाँ पर सर्सी को समझ आ गया होता है कि डेविएंट्स वापस आ गए हैं इसलिए वो प्रोफेसर को कहती है कि अब मुझे जाना होगा। और अब वो प्रोफेसर भी समझ चुका है कि ये सब सुपर हीरोज हैं। वो इनसे पूछता है कि अर्थ पर जब इतना बुरा वक्त आया तब तुम लोग कहाँ थे और तुम लोगों ने लोगों की हेल्प क्यों नहीं की। सर्सी उसे बताती है कि हम अर्थ के पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हम यहाँ सिर्फ डेविएंट्स को मारने के लिए आए हैं और अर्थ पर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए आए हैं। इसके बाद अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाती है। ये तीनों अपने लीडर अजैक के पास जाते हैं लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि अजैक मर चुकी है। ये लोग समझ जाते हैं कि जिस डेविएंट ने इन पर हमला किया था उसी ने अजैक को मारा है और अजैक के अंदर ही ऐसी पावर्स थी कि वो अपने जख्मों को भर सकती थी यानी कि वो किसी भी जख्म को हील कर सकती थी। और अब ये पावर्स उस डेविएंट के अंदर चली गई हैं यानी कि उस डेविएंट ने अजैक को मार कर उसकी सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली हैं। तभी अजैक के अंदर से एक रोशनी निकलती है और सर्सी की बॉडी के अंदर चली जाती है जो इस बात की निशानदेही करती है कि अजैक ने अगला लीडर सर्सी को चुना है। ये लोग समझ जाते हैं कि जो डेविएंट्स अब लौट कर वापिस आए हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उनके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करेंगे। ये एक एक करके सभी इटर्नल्स के पास जाते हैं जो अर्थ पर आम इंसानों की तरह रहते हैं। हालांकि कोई भी वापस आने में इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन जब सबको अजैक की मौत का पता चलता है तो ये सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब सर्सी फैसला करती है कि वो अरीशियम के पास जाएगी। अरीशियम वो है जिसने इन सबको बनाया है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अरीशियम के पास जाती है और अब अरीशियम सर्सी को अर्थ और इंसानों की असलियत के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमने अर्थ के अंदर एक सेलेस्टियल का बीज बोया है और इस बीज को ग्रो होने में पूरे 7000 साल लगते हैं। जिस तरह पेड़ पौधे अपनी एनर्जी के लिए सूरज का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह सेलेस्टियल को अपनी एनर्जी जिंदगी से मिलती है यानी कि इंसानों से मिलती है। वो कहता है कि हमने सबसे पहले डेविएंट्स को बनाया था लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। वो अर्थ से जिंदगी को खत्म करने लगे इसलिए हमने तुम्हें यानी कि इटर्नल्स को बनाया ताकि डेविएंट्स को खत्म कर दिया जाए। सर्सी ये पूरा सच जानने के बाद घबरा जाती है क्योंकि वो जान जाती है कि इस सेलेस्टियल के बीज को अर्थ में बोए हुए 7000 साल पूरे होने वाले हैं यानी कि सेलेस्टियल के बाहर निकलने का वक्त बहुत करीब है। और अगर सेलेस्टियल अर्थ से बाहर निकला
तो अर्थ से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। दरअसल एरिशियम खुद भी एक सेलेस्टियल है और वो अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इसी तरह प्लैनेट्स का इस्तेमाल करता है। आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में पीटर क्विल के फादर ईगो को देखा होगा। वो भी एक सेलेस्टियल थे जो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते थे ताकि वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। सर्सी को पूरा सच पता चलने के बाद बहुत दुख होता है क्योंकि वो पूरे 7000 सालों से अर्थ पर है। वो इंसानों से कनेक्टेड है और वो नहीं चाहती कि इंसानों का खात्मा हो जाए। सर्सी वापिस आ जाती है और अपने साथियों को पूरा सच बताती है। वो इन्हें बताती है कि किस तरह इमरजेंस का दिन आने वाला है, यानी कि वो दिन जिस दिन सेलेस्टियल अर्थ से बाहर निकलेगा और पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। और ये सुपर हीरोज यानी कि एटर्नल्स ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो अपने एक और साथी को ढूंढने के लिए अमेज़न के जंगलों में जाते हैं। इसका नाम ड्रिंग होता है। वो इनका साथ देने से मना कर देता है। अमेज़न के जंगलों में उनके ऊपर डेविएंट्स और उनका लीडर हमला कर देता है। सर्सी अपनी पावर से एक डेविएंट को ट्री में बदल देती है, लेकिन उसी वक्त डेविएंट का लीडर इनके एक साथी पर हमला करता है जिसका नाम गिलगमेश है। वो उसे मार डालता है और उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी शक्ल बदल लेता है। वो इंसानों की तरह दिखने लगता है और साथ ही उसे इमरजेंस के बारे में भी पता चल जाता है। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है और अब सब इटर्नल्स अपने साथी की मौत से बहुत दुखी हो जाते हैं। उसके बाद सारे के सारे इटर्नल्स इराक जाते हैं जहाँ पर इन्होंने आज से 7000 साल पहले अपने स्पेसशिप को जमीन के अंदर दबा दिया था। ये अपनी पावर से स्पेसशिप को जमीन से निकालते हैं और जब ये लोग स्पेसशिप के अंदर जाते हैं वहाँ पर पहले से उनकी एक साथी होती है जो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज होती है। अब इन्हीं में से एक इटर्नल बोलता है कि हम सबको अपनी पावर से इकट्ठा करना होंगी, तभी हम इमरजेंस को यानी कि सेलेस्टियल को अर्थ में से निकलने से रोक सकते हैं और इंसानों को बचा सकते हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको एक ब्रेसलेट दिखाता है जिसका नाम होता है यूनिमाइंड। वो कहता है कि हमें इस ब्रेसलेट यानी कि यूनिमाइंड को बनाना होगा ताकि हम सेलेस्टियल को अर्थ से बाहर निकलने से रोक सकें। तभी इनका एक साथी जिसका नाम इक्रिस है, जिसने आज से 5000 साल पहले सर्सी से शादी की थी और फिर अर्थ को छोड़कर चला गया था, वो इनका साथ देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एरिशियम के खिलाफ नहीं जा सकता, वो हमारा क्रिएटर है, उसी ने हमें बनाया है। उसके बाद इक्रिस सबको पूरा सच बताता है। वो कहता है कि हमारी लीडर अजैक ने आज से कई 100 साल पहले मुझे इमरजेंस के बारे में बताया था और उसके बाद मैं यहाँ से चला गया और आज से 6 दिन पहले जब मैं वापस लौट कर आया उसने फिर मुझे इमरजेंस के बारे में बताया और उसने कहा कि हमें इमरजेंस को रोकना होगा, यानी कि सेलेस्टियल को अर्थ से बाहर निकलने से रोकना होगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता था और मैं एरिशियम को किसी भी सूरत में धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अजैक को डेविएंट्स के आगे फेंक दिया और डेविएंट्स ने उसे मारकर उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उसके मरने के बाद मैं वापस उसको उसके घर ले गया जहाँ पर तुम लोगों को अजैक की डेड बॉडी मिली। ये सब बातें सुनकर सब इटर्नल्स को बहुत दुख होता है कि उनकी लीडर की मौत का बायस इक्रिस है। इक्रिस अब यहाँ से जाने लगता है। स्प्राइट भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि वो इक्रिस से प्यार करती है। इन दोनों के जाने के बाद इनका एक और साथी चला जाता है। वो कहता है कि हम इक्रिस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते और अब 3 इटर्नल्स बच जाते हैं। इन्हीं में से एक होता है फेस्टोस और सर्सी से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्टोन है तुम उससे एरिशियम से जुड़ी हुई हो और हम इसकी पावर से एक बैंड बना सकते हैं। वो इस स्टोन की मदद से एक बैंड बनाता है और अब ये सब के सब अपना स्पेसशिप लेकर इंडियन ओशन पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक आतिशफिशा पहाड़ है और यहीं से वो सेलेस्टियल निकलेगा। इक्रिस और स्प्राइट पहले से यहाँ मौजूद होते हैं। वो उनके स्पेसशिप को देख लेते हैं। जब ये तीनों उस बैंड की पावर से यानी कि अपनी माइंड की पावर से इमरजेंस को रोक रहे होते हैं, तभी इक्रिस उन पर हमला कर देता है जिससे सबके सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अब इनके दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। इसी कहती कि मैं उस आतिशफिशा पहाड़ के पास इमरजेंस को रोकने के लिए जा रही हूँ, तुम इक्रिस को रोको। सर्सी आतिशफिशा पहाड़ के पास पहुँच जाती है जबकि दूसरे इटर्नल्स इक्रिस से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेविएंट का लीडर भी आ जाता है, वो भी इनके ऊपर हमला कर देता है जबकि दूसरी तरफ सर्सी को दिखाया जाता है जब वो आगे बढ़ रही होती है तभी पीछे से स्प्राइट उस पर हमला कर देती है और वो उसे जख्मी कर देती है। वो सर्सी से कहती कि मैं अर्थ पर 7000 सालों से रह रही हूँ, मैंने कभी भी प्यार को महसूस नहीं किया और अब मैं इक्रिस से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। इससे पहले कि वो सर्सी को और भी नुकसान पहुँचाती, पीछे से ड्रिग आकर उसके सर पर वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ केव के अंदर डेविएंट के लीडर को दिखाया जाता है जो थीना से फाइट कर रहा होता है। वो थीना को अपने कब्जे में कर लेता है और वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। दरअसल
दरअसल थीना बार बार अपनी दूसरी दुनिया में चली जाती थी, यानी कि ख्वाबों की दुनिया में। और थीना के अंदर ऐसी पावर्स भी होती हैं जिससे वो एक से एक खतरनाक हथियार बना सकती है। और तभी उसे होश आ जाता है। उसके हाथ में 2 खतरनाक हथियार होते हैं जिससे वो डेविएंट्स के लीडर को मार देती है। जबकि दूसरी तरफ इमरजेंस शुरू हो चुका है, यानी कि अब अर्थ के अंदर से सेलेस्टियल बाहर निकलना शुरू होता है। सर्सी अपनी पावर्स की मदद से इस पूरी जगह को पत्थर में बदलना शुरू करती है ताकि वो पूरी जगह जम जाए और सेलेस्टियल बाहर ना निकले। इक्रिस जब सर्सी को देखता है वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे वो पल याद आ जाते हैं जो उसने सर्सी के साथ गुजारे थे। ये दोनों हजारों साल पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे और इन्होंने शादी भी कर ली थी। और अब उसे सारी यादें आना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर उसका मन बदल जाता है और अब उसे एहसास होता है कि वो गलत था। इसलिए वो और स्प्राइट भी बाकी एटर्नल्स के साथ मिल जाते हैं, जिससे सर्सी की माइंड की पावर और भी बढ़ जाती है और वो इस पूरी जगह को पत्थर में बदल देती है, जिससे सेलेस्टियल पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। हालांकि उसका सर और हाथ बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन इक्रिस के दिल में गिल्ट होता है, इसलिए वो सूरज की तरफ निकल जाता है। जबकि स्प्राइट सर्सी से कहती कि वो एक ह्यूमन में बदलना चाहती है। सर्सी के पास अभी भी यूनिमाइंड की पावर होती है, इसलिए वो स्प्राइट के कहने पर उसे एक ह्यूमन बना देती है, यानी कि अब वो एक आम इंसान है। इमरजेंस के रुकने की वजह से अब अर्थ पहले की तरह नॉर्मल हो गई है, लेकिन अब 6 एटर्नल्स बचे हैं जो 2 टीम्स में तकसीम हो जाते हैं, यानी कि 3 अर्थ पर रह जाते हैं और 3 अपने स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अब जो 3 अर्थ पर बच जाते हैं उनमें से एक होती है सर्सी, दूसरा किंगो और तीसरा फास्टोस। तभी आसमान से एक पावर इन तीनों को अपनी तरफ खींच लेती है और ये होता है रिशियम, जिसने इन एटर्नल्स को बनाया था और इनको अर्थ पर भेजा था। वो इन तीनों को कहता है कि तुम लोगों ने इमरजेंस को होने से रोका है, तुम लोगों ने एक सेलेस्टियल को मारा है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जिसके लिए मैं तुम्हारी मेमोरीज को चेक करूंगा। और अगर तुम्हारी मेमोरीज से मुझे अंदाजा हुआ कि इंसानों को अर्थ पर रहने का हक है, उन्हें जीना चाहिए, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद वो इन तीनों को अपने साथ सिमिलैरिटी में ले जाता है और मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें उन तीनों एटर्नल्स को दिखाया जाता है जो कि स्पेसशिप को लेकर चले गए थे। उनके सामने 2 लोग आते हैं जिनका नाम होता है पिप और ट्रॉल, और ये दोनों इरोस के असिस्टेंट होते हैं। दरअसल इरोस थाइनोस का भाई है और यहाँ पर इरोस भी आ जाता है तो इनकी मदद करना चाहता है। और एंड क्रेडिट सीन में हमें उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो सर्सी के साथ काम किया करता था और सर्सी को डेट भी कर रहा था। इसका नाम होता है डेन विटमैन। ये एक बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर एक इबोनी ब्लेड होती है, यानी कि एक तलवार जो इसको अपने पास बुला रही होती है। तभी डेन के पीछे से एक इनविजिबल शख्स की आवाज आती है। वो डेन को कहती है आर यू रेडी फॉर डैट, और इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मार्वल की सभी मूवीज की कहानियाँ हमने अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने ये मूवीज नहीं देखी तो उन्हें भी आप जरूर देखें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।